इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। हम उनकी बहुत मारते हैं, इनको भगा भगा कर पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वे चल बेटे भागना शुरू कर। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए। दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे। इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर। आई होगी आपकी। अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो, आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता है? If you are having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. टॉप 3 गन्स और वेपन्स। मेरी फेवरेट जो वेपन्स हैं, Heckler & Koch 416, सेकंड में M4 also a good weapon, थर्ड is AK-47. बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है। Nobody is afraid of China. हम तो इंडिया हैं। It is not easy to defeat us. चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो। जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि ये लोग है ना, यानी ये काम हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इधर गोलियां चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई। फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से की भी होगी। हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है। वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो। ब्लड लॉस इज रिवेंज्ड विद ब्लड ओनली। अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं। मिलिटेंट्स को बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं। वाई? आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 77.2% लोग जो हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करके और बड़े गेस्ट लाऊंगा और आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स कम समय में आपको बेहतर लीडर बनाने में हेल्प करती है। वो क्लिप्स हम वहाँ डालते हैं। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से ही लिए हैं। द स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है, हमारे पास 10 या 11 हैं। 10 हैं। मैंने उससे जंप वंप की हुई है। आई हैव सीन दैट। सो वो अमेरिका के पास 260 हैं। यूके के पास 6 हैं। चाइना के पास उसके साथ में 30-40 होंगे। दैट काइंड ऑफ ब्लडी प्रॉयस कहाँ से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयाँ ही सारी बाहर लड़ते हैं। 20 साल से अफगानिस्तान में बैठे हुए सारे ड्रोन्स, रीपर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी चीज़ें तो उधर से ही निकलती हैं। कहाँ से आता है सब? लॉकहीड मार्टिन उधर की है, बोइंग उधर का है, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रूमन उधर की है, सारी इंडस्ट्रीज, पूरा वेपन उधर है। उनके पास बहुत सामान होता है यार। फकिंग दे आर ब्लडी कोलोसल। अगर लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होंगी। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होंगी। उनकी मोलिकुलर ही एक 65 लाख की है, जो वो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। दे आर इक्विपमेंट। उनकी आर्मरी जो है ना, द ग्रीन टीम जो उनकी सील टीम 6 की है, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है और आपको लगता है इसको छोटा करना है, जैसे हेकलर एंड कूश का 416 वेपन है, वो इतना लंबा है, आपको रूम इंटरवेंशन के लिए वो हमारी तरह अलग अलग वेपन नहीं यूज़ करते। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हेकलर एंड कूश यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग हेकलर एंड कूश फॉर रूम इंटरवेंशन। उसका बैरल ही काट दिया। अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि वो कितनी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होगा। उनकी सब कुछ अपना है। और इधर किट पड़ी, अगर 4 दिन का, मैं तो 14 लाख रुपए लगाकर अपना सामान खरीदा कि 6 घंटे का पिट्ठू ये, 8 घंटे का ये, 12 घंटे का ये, 24 घंटे का ये, ऐसे से सामान खुला बिखरा पड़ा हुआ है। उनके 3 लोग आते हैं, वो ही पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर देते हैं। कि आता है कैप्टन सार्जेंट आएगा अपने पाम टॉप पे, ये रूम इंटरवेंशन के लिए वो सामान लेकर आए थे। 1000 सिनेरियोज वो C-130 में रखकर अपने, आज हम होटल रूम करेंगे, आज हम ट्रेन करेंगे, आज हम एयरक्राफ्ट करेंगे, उसी के अंदर पैनल्स लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। वो दे आर फकिंग गुड मैन। इक्विपमेंट तो इट्स जॉ ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। प्रोफेशनल आर्मी भी है वो। ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट वॉकलेट, हम उनकी फक बहुत मारते हैं, उनको भगा भगा कर, जो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं उनकी जीभ निकाल देते हैं। हम पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वह चल बेटे भागना शुरू कर। तो वी फक देम इन ब्लडी रॉयली, दे आर ब्लडी लाइक हेल। उनको रम बहुत पसंद है।
वो अपनी जैक डैनियल्स देकर जाएंगे हमसे, रम लेके जाएंगे, ओल्ड मॉन्क एंड बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी. अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है हिलते नहीं है वो. दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. वो एक उनकी एटीट्यूड है. वो उनको मालूम है, वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, दे डोंट, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप. वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी, बिकॉज देयर. अब जैसे टैक्टिक्स भी है, एक डक ड्रॉप होता है. क्या होता है? डक ड्रॉप इज बेसिकली नेवी सील्स एंड हाई सीज में ना आपकी बोट को ड्रॉप करते हैं, देन पीपल जंप एंड यूज दैट डिंजी एंड ब्लडी टेक इट अवे. मार्कोस ट्रेन करते होंगे उसमें, ठीक है. वो और वो जब डिंजी आएगी तो वो चिनूक जो हेप्टर है उसको ऐसे रखेंगे और वो हाई सीज में उसके अंदर चलती में ही घुसा देंगे. वो उन्होंने 95 में कर दिया था. इंडियन नेवी ने 2018 में किया है वैलिडेट उसको हाई सीज में. अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ. कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रांग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी. कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स in terms of operations? First is SAS. SAS is Special Air Service, UK. They are the pioneers, man. अमेरिकन से भी तेज. SAS and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK. वो ज़्यादा बोलते नहीं है, but their operations are too good. Second में you can call SEAL Team 6 और Delta Force. That is American के. And third में तो यानी कि third, now Germans, GSG 9s and all are also good. They Spetsnaz are also good, यार. Spetsnaz are Russian. Yeah. These सबसे डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों. डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार. तो वो तो जापानीज भी हो सकती हैं, या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे. बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है. लेकिन इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, दीज आर द गाइज. स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? वेपन्स इज लाइक आवर पर्सनल वेपन इज टेवो. क्या होता है वो? टेवोर इज असॉल्ट राइफल, इजराइली मेड. इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की है. इट्स अ bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself. It's a compact weapon. Then we have AKs. और कितने shots, कितने rounds? It has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. Okay. Single, we have one करके भी कर सकते हो, और single shot टक 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 भी कर सकते हो, और इकट्ठे भी निकाल सकते हो. ठीक है. And then we have AKs series. ठीक है. तो AK-47, 56, whatever, 74. So that is your, what is the gun? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या की साइड राइफल? It is. अच्छा, you can keep changing. It is depends कि किसको क्या रखनी है. Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi. Those are smaller weapons for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं. Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी. And these are the personal weapons which we carry. Okay. Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं. अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से. They say they are coming. क्या होता है Minimis? Minimi is a American, is a Belgian वो weapon जिसकी belt box होता है, machine gun type fire करो. Okay. So it's a support weapon basically. Okay. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो ड्रैगनोव होती थी, अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं वो भी आ गई हैं. They have improved a lot. Okay. And hand grenades वगैरह हैं. Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं. Helmet mounted भी they are started to giving. Helmet mounted? Basically the monoculars will come on top. So वो भी हैं, और plus weapon के ऊपर sights में भी हैं. Weapons are integral with the holographic sights, so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more, rather than वो foresight और backside को आप align करो इतनी देर में तो निकल जाए. सीधा वो red dot आया टक टक टक. holographic red dot sights कहते हैं, holographic sights कहते हैं. Okay. उसके बाद आपके पास night visions हैं. Night vision is कितना भी pitch dark हो you can see it. How far? Depends. If you are
sitting in a clear position of 50, 60, 70 meters, you can see. अगर जंगल में हो तो फिर तो obviously it is ambient light. Its range is increased. यानी कि अगर थोड़ा सा मूनलिट है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं, कभी कभी नाइट विजन के साथ हाँ, देन यू कैन सी 15-20 मीटर्स ब्लर पता लग जाता है. देन यू हैव हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स. देन नाउ तो अब तो ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीजें. हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं. इट इज बेसिकली थर्मल इमेजर. यू नाइट विजन होता है. ओके. सो इट हैज गॉट 2 मोड्स विच इज, यानी आपको बंदा नजर आ जाएगा. ओके. फिर थ्रू वॉल रेडार्स भी हैं. लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हेयर. अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ, उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा. सो दे आर थ्रू वॉल रेडार्स. ओके. एंड ड्रोन्स आ गए हैं सर्वेलेंस के लिए. देन वी हैव बाइनोकुलर्स, स्पॉटोस्कोप्स. अगर लंबा देखना है तो वी वॉच इट बाय स्पॉटोस्कोप, जो नॉर्मल स्पॉटोस्कोप्स होते हैं. देन वी हैव सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं ना, तो आप बस अलाइन करो और फाइंड करो. नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था. अब वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया, टक 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 कर दिया. उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई. सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज़ इंक्लूड. नाउ तो दे वर सेइंग कि स्पेसिफिक, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर दीज कॉर्ड्स ओनली, यहाँ से आप इनसाइड you will be able to, you keep the radio set over here rather than keeping it on your lips, you can communicate back. Oh. So improvement is might be quite a bit, but still lot of ground to capture, cover in case with the Western forces. Tell me top 3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको हेकलर देखनी है. Yeah. यानी कि मेरी फेवरेट जो weapons हैं, I would say the top 3 number this is like insanely is Heckler and Koch 416. किसके पास होती है ये अमेरिकन्स के पास होती है? इट्स अ बेल्जियन वेपन. ये अमेरिकन्स के पास है. ऑल स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड हैव इट. हमारे पास नहीं है. हमारे पास नहीं है. हेकलर एंड कोच 416 नहीं है. मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो. उनके पास भी टेवोर ही है. दैट इज अ ब्यूटिफुल वेपन. देन क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है, एंड द रेट ऑफ फायर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेपन ना, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इफ यू firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second में I found M4 also a good weapon. M4 carbines है. अब तो उसके advanced versions आ रहे हैं. And वो किसके पास है? वो भी हमारे पास भी है. वो एक Okay. कुछ यूनिट्स के पास है. And it's a common carbine. Okay. And third is though in terms of low maintenance and ergonomics, AK-47. तो सबसे सही है. पानी में डाल दो 1 साल के लिए, निकालो, कॉक करो, फायर करेगा. इट इज़ अ वेरी डिपेंडेबल, दैट्स एंड वेरी चीप. नॉट फॉर अस बिकॉज हमको तो मिलते हैं वेपन्स, बट अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट. कभी उसमें रोक नहीं पड़ती. चीप मतलब कितनी आती है, कैसे मिल? यानी कि आई डोंट नो द ऑफिशियल कॉस्ट क्या है उसकी, बट Comparative to other guns, it looks cheap. It is cheap and it is very very sturdy. And वो mostly terrorist के पास पूरे terrorist groups is armed with AK. और कौन बनाता है ये? It is now वैसे तो Kalashnikov was a 1947 he made it for the Russian. It is a Russian made. पर अब तो Bulgarian AK भी आती है, Chinese made AK भी आती है, Romanian AKs भी आती हैं. अब तो इंडिया में AK-203 भी बन गई. इट हैज बीन 35,000 अभी दी है इंडियन आर्मी को. ये जो पुणे में बन रही इधर है वो अमेठी में. अच्छा. दे आर मेकिंग इट इन द फैक्ट्री हैज कम अप इन उत्तर प्रदेश, अमेठी में बन. मुझे सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, होता कैसे? आप फर्स्ट टाइम इसका पार्ट कैसे बने? मेरा एक एम था कि मुझे कॉम्बैट देखना है, हार्ड कोर कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहिए था मुझे और कुछ लाइफ में. मुझे रैंक मिले, या ऑब्वियसली ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी. सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो. सो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है. तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, बिकॉज फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन स्टेज एंड यू आर लीडिंग मैन, दैट लीडरशिप क्वालिटीज इन योर
आपने जो डिसीजन लिया उस पर लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं. सो आई वॉन्टेड टू बिकम ऑफिसर फॉर दैट. वेयरएज इन द वेस्ट ऑफिसर्स आर मोर इन प्लानिंग स्टेज. अच्छा. जो उनके सार्जेंट्स हैं और वो सब हैं, वो ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं. सो यू विल फाइंड मेनी पीपल हु आर गुड ऑपरेटिव्स आर सार्जेंट्स. वो जानबूझ के ऑफिसर का कमीशन नहीं लेते हैं. बट इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी एंड यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू बिकम एन ऑफिसर. सो मैंने ऑफिसर बनना था, तो फिर मैंने अपना एकेडमी का पेपर दिया, CDS क्लियर किया एंड SSB मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ. वो भी 2 बार ही नहीं हुआ था. तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे मैं तो घूमता. सो आई जॉइंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एंड देन फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव, तो मैंने एकेडमी से वॉलंटियर किया और वहाँ से मुझे मेरी प्रोबेशन आई थी. सो द फर्स्ट प्रोबेशन आई डिड इट इन 2002. और प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस. यू विल गेट द मरून बेरे. नो अदर रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट ऐसी नहीं है इंडियन आर्मी में जो कि आप अपनी जो बेरे है और जो बलिदान हमारा बैज है वो आपको स्पेशल फोर्सेस क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं. सो मैंने वो प्रोबेशन किया. उसमें आपके फिजिकल, मेंटल, टीम बिल्डिंग एट्रीब्यूट सब चेक होते हैं. आपको 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स के स्पीड मार्चेस विद 20 kg वेट्स एंड वेपन इन 5 hours यू हैव टू फिनिश. देयर आर एस्केप एंड एवेजन एक्सरसाइज, देयर आर न्यूमरस एक्सरसाइजेस, बुक रिव्यूज. इतना आपको पढ़ाई करवाते हैं, यानी कि दे मेक यू लर्न. आई वुड से कि जो बंदा प्रोबेशन नहीं भी क्लियर करता, ही इज अ वेल ट्रेन्ड सोल्जर. हाउ टू कैमोफ्लेज योर वेपन, हाउ टू मूव, फायर एंड मूव टैक्टिक्स, ये बेसिक टैक्टिक्स हैं. बट जो सरप्राइज कैसे मेंटेन करना है, व्हाट आर द निटिग्रिटीज इन्वॉल्व, ये नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती. ये मैं आपको वाउच करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही सर्विस में अपने इक्विपमेंट पे मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड व्हिच आई प्रोक्योर्ड. मैंने 12-14 लाख रुपए लगाए हैं. मेरे पास अपनी किट होती थी, अपनी नाइट विजन तो नहीं, बट होलोग्राफिक साइट्स. बिकॉज एज अ स्पेशल ऑपरेटिव यू हैव टू बी डिफरेंट. जो मैं ट्राउजर्स पहनता था वो वाटर रेपेलेंट वाली होती थी. 511 टैक्टिकल की आती है, 12-15 हज़ार की एक आती है. जो मेरे रक्सैक थे वो मेरे पास 6 घंटे के ऑपरेशन से लेकर 15 डेज के ऑपरेशन तक थे. सो यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू मेक योर नाइस. जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं, मैं अपनी AK-47 को मॉडिफाई करके रखता था. उसमें 4 ग्रिप थी, उसका स्टॉक अलग था, उस पर साइट लगाई हुई थी. ऑब्वियसली टेवोर था. आई एम अ वेपन गीक काइंड ऑफ अ गाय. आई लव वेपन्स. सो सब चीज़ें, उसका कैमोफ्लेज पेंट एंड, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सिखाई जाती हैं आपको प्रोबेशन में. एंड जब आप प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं, जब आप ये बेसिक स्टेप टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस इज कि आप वो प्रोबेशन क्लियर करें. एंड लाइक ऑल स्पेशल फोर्सेस रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर 100 लोग आएंगे तो कई बैच में 5 सेलेक्ट होते हैं, कई में 8 सेलेक्ट होते हैं, कई में 20. इंजरीज भी हैं और लोग गिव अप भी करते हैं, बिकॉज इट बिकम्स ऑन एन एवरेज 90 दिन में आप 2-3 घंटे या 2 घंटे ही सोते होगे मेरे ख्याल से. लगातार चलता है वो काम. क्या बात है. बिल्कुल. रोज सिर्फ 2-3 घंटे ही सोने को मिलता है. मे भी कम. कई डेज ऐसे होते हैं कि आप एक हफ्ता बिना नींद के आप काम कर रहे होते हो. दे पुट यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. यानी कि यानी कि हमारी यूनिट में मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आई कैन डू एवरीथिंग. दैट इज व्हाई आई एम पैराट्रूपर. ये बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है. एंड बिल्कुल एवरेज लुकिंग आदमी है. क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरे को डे बताओ पूरा. लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम जब आपको जो आपको रिलीज कर दिया था, जो इंटेंस रूटीन जो चलती है. लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं. तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ. जनरली इट स्टार्ट्स 3-4 o'clock इन द मॉर्निंग.
नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके। वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही इज़ अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है, वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन, तो ही इज़ इन्वॉल्व इन टू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देर इज टास्क्स विच आर गिवन टू हिम, ही हैज़ टू प्रिपेयर ब्रीफिंग्स। सो ब्रीफिंग्स इन द रेड की कोई ब्रीफिंग हो रही है, एम्बुश की ब्रीफिंग हो रही है, ही हैज़ टू प्रिपेयर, ही हैज़ टू बी अ वेल रेड मैन। उसको बुक रिव्यूज लिखने हैं, देर विल बी अदर टास्क्स विच आर गिवन टू हिम। सो हिज अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15-20-25 किलोमीटर विद वेट्स हर रोज भाग रहे हो, एंड योर बॉडी इज नॉट गेटिंग रेस्ट, तो इट विल क्रम्बल, इट इज सपोज टू क्रम्बल, बट दैट इज वेयर द मेंटल स्ट्रेंथ आती है जहाँ से। सो वो सब चीज़ें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा। उसके बाद उसको उसके पियर्स उसको टास्क देंगे, ही हैज़ टू मेक प्रेजेंटेशन, बिकॉज ही इज एन ऑफिसर, सो ही इज put much more under stress than a jawan, because jawan at the end of the day might not lead an operation. Some places might so, depending upon strength, but the officer who is the, यानी कि वो है फोर्स पूरी इसके पीछे। फिर उसके स्पीड मार्चेस के टेस्ट हो रहे हैं, 30, 40, 40 किलोमीटर्स। एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइजेज हैं, उसको हेल वीक यूनिट्स रखती हैं। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे 1 हफ्ते के लिए, हफ्ते से लेकर 8-9 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेशन ऑफिसर। लाइक जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर था, जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर किसी का बना, तो मैं तो पहले दिन से ही रगड़ा देता था। यानी कि फर्स्ट डे वो स्टेशन पे आ गया प्रोबेशनर, उधर से ही भगाना शुरू कर देता था। मतलब यानी कि आप शुरू में ही शिफ्ट कर दो कि किसके अंदर वो मादा है या नहीं है। नाउ आई विल टेल यू कि जब 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च चल रहा होता है, यू पर्सन इज गिविंग अप, तो जानबूझकर आप उसके पास जिप्सी लेकर जाओ और बोल कि बैठ जा, चल छोड़ दे अभी। सो यू उसके दिमाग से प्ले करना है। पीपल डोंट गिव अप, पीपल सम गिव अप, सम रगड़ा लेना आसान नहीं है। ऑब्वियसली फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी जब लोग आते हैं, कोई हाई ऑल्टीट्यूड से डिप्लॉय होकर आ रहा है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं, हफ्ता 10-15 दिन। बट योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपका टीम स्पिरिट का मादा बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपको, बिकॉज आप हर काम नहीं कर सकते। अगर हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो हम एक ही स्लीपिंग बैग कैरी करते हैं ताकि वेट बचे। एक आउंस बचाने का हमारा काम है। अगर हम 2 स्लीपिंग, चाहे मैं ऑफिसर हूँ चाहे जवान हूँ, नॉर्मल आर्मी ऑफिसर जवान में थोड़ा डिफरेंस है, स्पेशल फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उसी स्लीपिंग बैग में सोऊंगा, मैं उसी रात को ड्यूटी दूंगा, वही करूंगा। अगर मैं एक RL रॉकेट लॉन्चर का हाई एक्सप्लोसिव बड़ा वाला 3.5 kg का वो राउंड लेकर जा रहा हूं, तो वो कैरी करेगा। अगर मेरे पास 35 kg है तो उसके पास भी 35 होगा। लोड हैज टू बी शेयर्ड। कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑफिसर है, रैंक वैंक सब निकाल देते हैं, सब कुछ सेम। और जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नज़र से देखती है कि यार अगर ये लोग हैं ना, तो यानी ये काम हो जाएगा, ऑपरेशनली काम हो जाएगा। तो उतना भरोसा अभी करते मैं हैं। आपसे मिल रहा हूं, मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हूं, आपको उतना एक्सपोजर नहीं है। आप मेरे से मिलते हो, आपको देख के लगना चाहिए कि इस आदमी ने सारा कुछ तो इसमें अलग है ना। आप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा यही पेट बाहर हो, मैं ऐसे गाल मेरे मोटे हो, ऐसे घूमते हुए, यानी कि फिट। आप मुझे अभी बोलोगे कि 25 भागना है तो मैं चल आ जा भाई, कितने भगाना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, हमारे में बोलते हैं कि यार ये जब मैं पहली प्रोबेशन कर रहा था तो मेरे एक NCO थे, अब तो रिटायरमेंट चले गए होंगे, तो हम पुशअप सिर्फ नकल्स पे ही मारते हैं रोड पे। ये नहीं कि घास वास में और चद्दर वद्दर पे कहीं, नकल्स पे ही पुशअप मारने। जो डिफरेंस लाती है प्रोबेशन, वो आपकी आउटलुक ही चेंज कर देता है। जो बंदा क्लियर कर लेता है ना, उसको फिर ही इज ऑन अ डिफरेंट लीग।
और क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दौड़ाते हो आप जब ऑफिसर बने तो आपने तो स्टार्टिंग में बोल दिया दौड़, दैट इज़ फर्स्ट टेस्ट कि दौड़ना है, और फिर उसमें आप उसके पास जाते हो एंड के टाइम पे, चल छोड़ दे बैठ जा, टू टेस्ट हिज मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल। और क्या क्या टेस्ट होते हैं, गिव मी 2-3 मोर एग्जांपल्स। और टेस्ट हैं, जैसे आप फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस एस्केप एंड इवेजन, यानी कि आपको स्ट्रिप डाउन कर देंगे, कुछ आपके पास नहीं होगा, एंड दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट, 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे, यू हैव टू रीच दैट, हिच, हाइक, कैरी, स्टील, कुछ भी करो, वो रास्ते में उन्होंने हमने चेक पॉइंट्स लगाए होंगे दैट प्रोबेशनर हैज टू रीच। यू कैन टेक अ लिफ्ट ऑफ सम व्हीकल, बट यू शुड नॉट बी गेट, इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह आपको ट्रीट करेगा, पिटाई होगी आपकी। सो आप कैसे पहुंचो, जैसे मेरे को स्ट्रिप्ट मी डाउन, कुछ नहीं था मेरे पास, फिर मैंने किसी घर से मुर्गी चुराई गाँव से, उसको खाया, बिकॉज खाना भी खाना है आपने, 100 किलोमीटर, कोई पैसा कुछ नहीं है, कहीं से सब्जी चुरा ली, कभी कुछ खा लिया, फिर ऐसे कहीं लिफ्ट ली, फिर पहले उतर गया। सो यू हैव टू अप्लाई ऑल मीन्स टू गेट टू दैट, एंड वो 100 किलोमीटर 2 दिन के अंदर कवर करने होते हैं, ये नहीं है कि आप 4 दिन में घूमते फिरते आ रहे हो। तो एवरीथिंग हैज अ टाइम टू इट। अगर आप वेपन्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, दिस स्ट्रिपिंग एंड यानी जिसको खोलना जोड़ना कहते हैं हथियार का, सो वी डू इट ब्लाइंड फोल्डेड। आपको वो 15 सेकंड में पूरी एक खोल कर नॉर्मल वेपन है, उसको डिसमेंटल करो, फिर उसको दोबारा वो करो। इट इज बिकॉज समटाइम्स इन द डार्क यू विल नॉट रियलाइज कि आपका कहाँ से हो गए। इट इज फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी, वो नॉर्मल आर्मी नहीं करती है। तो आंख बंद करके 15 सेकंड ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, इट इज अ टाइम गिवन। नॉर्मल टेस्ट भी होता है जिसमें नॉर्मल 10-12 सेकंड में जो भी टाइम रखा हुआ है प्रोबेशन में, वो उसके बाद आप उसको, वो तो यानी इट्स मसल मेमोरी, ऐसे जाता है वो, एक हाथ उधर ही जाएगा। इफ यू आर लाइक, बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रोबेशन में तो आपको वो बेसिक सिखाता है, लेकिन वंस यू आर ऑन द फील्ड विच आई विल टेल, जैसे पॉडकास्ट जाएगा, वो चीजें कहीं किसी बुक, पैम्फलेट, प्रेसीज जो आर्मी की होती हैं, वो कहीं नहीं लिखा होता। टेल मी, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस को वेपन, डिसमेंटल वेपन को वापस बनाने में कितना टाइम लगता है? डिपेंडिंग अपॉन AK-47, आई थिंक तो 5-7 सेकंड्स में कर देता होगा। ही कैन डू इट, ही हैज गॉट दैट स्किल। बट द ग्रेटेस्ट पार्ट इज दिस, आई वाज टॉट बाय अ सरेंडर्ड मिलिटेंट जो हमारे साथ ऑपरेशन कर रहा था। ओके, मीनिंग that if the cocking handle of the AK breaks, how to cock it? So you just swing it and it will get cocked. आपको समझ नहीं आएगा। जब आप हथियार है जिसको आप कॉक करते हो, जब राउंड चेंबर में जाता है तो आप हथियार को कॉक करते हैं। अगर आपका ये कॉकिंग हैंडल ही टूट गया, so there is no means to pull it back. So I was we were doing operations in Valley, तो हमारे साथ सरेंडर मिलिटेंट्स भी काम करते हैं। And he told me कि साहब मेरा भी एक बारी, when he was a militant and he was fighting security forces, तो मेरा हथियार पे गोली लगी और मेरा कॉकिंग हैंडल ही टूट गया। तो he had trained in पाकिस्तान, तो उसने बताया कि कैसे इसको, मैंने बोला कैसे करते हैं। तो although मेरे उस्ताद ने मुझे पहले बताया होता, but just to check his knowledge, so what you do is you just get up, आप खड़े हो, AK को पकड़ो और ऐसे जोर से घुमाओ, वो अपने आप कॉक हो जाती है। यू आर बीइंग ट्रेन्ड इन टू बिकम, योर माइंड सेट इज गेटिंग चेंज्ड। आप 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर भाग कर आओगे, आपको 2 बुक्स दे देंगे जो आपके पास पड़ी है मोटी मोटी, बोला इसका सुबह तक 3 घंटे हैं, इसका बुक रिव्यू लिख देना। सो योर द पॉइंट इज कि आदमी का मेंटल फैकल्टी स्टॉप वर्किंग। अगर मैं आपको पूरा दिन मेहनत कराऊं जैसे एथलीट्स करते हैं, और रात को 11 घंटे की नींद दूं, तो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। बट स्पेशल फोर्सेस में रेस्ट का पार्ट तो है ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। अगर आप किसी भी एथलीट को बोलोगे कि 40 किलोमीटर भागना है, तो वो 2 हफ्ते का टेपर करेगा, मैराथन रनर, वो जल लेगा, ये करे। स्पेशल फोर्सेस में ये नहीं है, वो हर रोज 40 किलोमीटर भगाएंगे और 7वें दिन फिर भगाएंगे। दैट इज द लेवल ऑफ, और रात को सोने नहीं देंगे। सो योर बॉडी इज पुट अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये हेल वीक में होता है कि 90 डेज ही होता है? ये 90 डेज चलता है पूरा। आपको मैं 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं नींद मिलती। तो बोला पूरा 90 डेज ही हेल
क्वार्टर ही है। जब आपने वॉलंटियर कर दिया, यू कैन, आप सोच लो कि आपने अपने आप को डिवोट कर दिया है। क्या ट्रिक होती है या क्या टेक्निक होती है जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ही लैंड करते हो जहाँ पे आपको लैंड करना है, या उस पर डिजिग्नेटेड एरिया में ही लैंड करते हो? क्योंकि रात हो रही है, आपको पता भी नहीं है, अंधेरे में, लाइक अंधेरे में, और अगर यूजुअली ये जंगल और वैसे एरियाज होते होंगे, नॉट सिटीज, राइट? नॉट सिटीज, हाँ, तो जंगल में सभी पेड़ दिख रहे हैं, सभी पहाड़ दिख रहे हैं, सभी वैली दिख रही है, हाउ डू यू मेक श्योर वो वहीं लैंड करते हो? दैट इज व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। यानी जो ट्रेनिंग है वो आपको डेजिग्नेटेड, आपको ड्रिफ्ट का पता लगता है, आप विंड स्पीड कैलकुलेट करते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स विच गो इनटू इट, कि मैं इस विंड के साथ if I am dropped in this region, this is the wind blowing, so where generally I will land. So there is, यानी कि ये सब मेंटल कैलकुलेशन भी होता है, कोई डिवाइस नहीं होती? नहीं, जो ब्रीफ आपके ऑपरेशन में जाने से पहले है वो सब होता है। आपके पास हाथ में ऑल्टीमीटर्स और जीपीएसएस लगे होते हैं, दैट यू हैव, दैट असिस्टेंस यू गेट, बट दैट इज ऑल डेजिग्नेटेड, सो दैट इज हाउ यू ट्रेन एंड यू प्रैक्टिस। सो ये सारी चीजें, और ये सब चीजें रात में होंगी, एवरीथिंग इज नाइट बेस्ड, and generally there is trend which we follow is कि we will change the body clock of the person. Okay. Body clock means कि दिन शुरू होगा शाम के 7 बजे और सुबह के 7 बजे तक, जो आप 7 से 7 शाम का काम करते हो वो उल्टा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, just to practice that kind of scenario in which your body clock changes. Because जब आप operations में जाते हो, you don't get rest. Like intelligence comes like ऐसे, इट इज़ नॉट लाइक बॉलीवुड मूवीज़ की आज बैठे और सबको ही मार के आएंगे। वो 5-5 महीने लग जाते हैं ऑपरेशन, हज़ारों ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं, एक दिन में 3-3 ऑपरेशंस करते हैं, तब एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 3-3 महीने विदाउट किल, यानी यू डोंट हैव अ इनकाउंटर, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, एवरी नाइट यू आर आउट, ब्लैक कॉफ़ी पे ब्लैक कॉफ़ी ताकि नींद ना आए। एवरीबडी डिवाइसेस हिज ओन वेज, माइट जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं दे, तो उनको तो खैर वो तो मेरी बात सुन के पागल टाइप ही हो जाएंगे कि ये बोल के आ रहा है, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज इन स्पेशल फोर्सेस। हमारे को 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद कोई प्रोटीन शेक और ये सब नहीं मिलता है। हम लोग चाय जिसमें खूब चीनी है और हलवा जो होता है अपना नॉर्मल हलवा, वो खाने को मिलता है, बिकॉज दैट इज रियल एनर्जी। एंड अ प्रोबेशनर माइट बी कंज्यूमिंग अराउंड 7,000-8,000 कैलोरीज अ डे। उसका बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बर्न इतना करते हो ना मेंटली फिजिकली। आपको क्लास में भी बैठा है तो वो आपको बैठा के नहीं रखेगा, लेग्स अप हैंड्स डाउन, वो वैसी ही क्लास चल रही होगी कुछ। सो एवरी टाइम ही से, एंड ही इज लाइक अ गाय, एंड आप जब उस प्रोबेशनर जो क्लियर करता है, अगर आप उससे मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि ही इज कम फ्रॉम नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इतनी उसकी आंखें संकन, बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड, बिल्कुल ही विल बी इन दैट काइंड ऑफ दूसरी दुनिया से आया। हाँ, वो ही विल नॉट बी चबी चीक्स, और वो फ्रेशनेस नहीं होगी उसके अंदर। खत्म हो जाए। हाँ, मेरे को तो लगता है अभी आज भी मेरी लाइफ में वो बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ, अभी भी ऐसे अंदर, तो इट रिमेन्स लाइक दैट। दैट इज वाई जो मैंने आपको ऑन ऑफ स्विच का बताया था, इट इज नॉट इजी। एंड वंस यू ट्रेन दैट गाय, आपने उस बंदे को इतना ट्रेनिंग दे दिया, आपने उसको इतना इंटेंसली ट्रेन कर दिया, आप उसका लेवल आपने अलग कर दिया है, तो उसको डर वर नहीं लगता है कि वो आगे वो 6 फुट 4 इंच को देख रहा है, या उसकी डर खत्म कर देती है। द प्रोबेशन फिनिशेस दैट थिंग, एंड मोर ओवर वंस ही गोज इनटू बैटल, फायर फाइट देखता है, जब उसको वो ऑपरेशनल एक्सपोजर लेता है, तो डर नाम की चीज नहीं रहती। ही इज नॉट अफ्रेड कि ये बंदा मुझे मार सकता है, वो सब खत्म करते। सो दैट काइंड ऑफ, यानी जब आप उसको उस लेवल का आप उसको ट्रेन करते हो, सो ही इज अ फर्स्ट इज फाइंड, फिर उसको नर्चर कीजिए और फिर उसको अनलीश कीजिए। दैट इज अ स्पेशल फोर्सेस सोल्जर, दैट इज ही इज ब्रिलियंट। टेल मी, ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता है इन स्पेशल पैरा फोर्सेस? इफ यू आर हैविंग अ ड्रिंक, you are having a drink, or if you're not also having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. You keep on rubbing it, it becomes like soft and then you eat it. That is what it is done. तो ये ग्लास क्यों खाते हैं? Just invincibility, I think so. सबको करना होता है ये? मैंने तो एक बार ही किया है। I have done weird things, so मैंने एक बार ही किया है फर्स्ट प्रोबेशन में, सेकंड थर्ड प्रोबेशन में I was lucky. A टीम क्या है? आपके हाथ में टैटू भी है,
these राइट, आई एम सीइंग दैट द ए टीम yeah वहाँ पे लिखा हुआ है आपके टैटू पे. yeah सो ए टीम क्या है और ये टैटू क्यों बनवाया आपने हाथ में? somewhere around 4 years back we were given a mission जिसमें हमको it was against Chinese, so it was a kind of mission जिसमें the वॉर का रुख चेंज हो सकता था. सो हमको कुछ बंदे चुनने थे. दिस वॉज टास्क नोन टू मी एंड द फ्यू गाइज इन द यूनिट, बट वॉज फ्रॉम द हाइएस्ट लेवल. एंड अगर वो मिशन हम कर देते, हमारा वापस आए ना, तो आई डोंट थिंक सो वी वुड हैव मेड इट बैक, बट वी वुड हैव मेड द एडवर्सरी ऑन हिज नीज. यानी हमने उनको घुटने टिका देने थे. किनको? चाइनीज को. कहाँ पर? ये क्या? टेल मी मोर अबाउट. ये it is somewhere around in the mountains only, not Okay. to be very specific about the thing, but we were given that task of, there was a salient which needed to be cut. Meaning? यानी कि एक एरिया है जिसको आप आइसोलेट कर देंगे so that India will have a huge strategic victory. ओके, तो कोई So- चाइनीज एरिया है जिसको आप या स्ट्रेटेजिकली ये पकड़ना था. पकड़ना तो था, okay. ये हमारे को टास्क था और we did it गलवान की, इज दैट एरिया? generally. ओके. सो द पॉइंट इज कि उसके लिए मुझे वो बंदे चुनने थे. सो आई हैव सर्व्ड इन माय यूनिट. आई हैव सर्व्ड इन 2 राष्ट्र राइफल्स. एक जो स्पेशल फोर्सेस की राष्ट्र राइफल्स है, एक नॉर्मल राष्ट्र राइफल्स है. आई हैव सर्व्ड इन एयरबॉर्न यूनिट ऑल्सो. सो मैंने बहुत सारी यूनिट्स देखी हैं, सारी इन्फेंट्री जो स्पेशल ऑपरेशंस टाइप है. सो ये 8-10 बंदे ऐसे हैं जो ऑल ऑफ देम आर सर्विंग एज ऑफ नाउ, बारिंग मी. मैं नहीं हूँ. ये वो बंदे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं. यानी कि दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज. आई कैन वाउच फॉर इट. यू गिव मी दीज 8-10 गाइज, आई विल फाइट 1000 पीपल. हम लोग 16,000 फीट पे डिप्लॉयड थे. 11 बजे के बाद आफ्टरनून में आपको अपने टेंट को पकड़ के खड़ा होना पड़ता था. इतनी हवा चलती थी उस वैली में. वेयर वी वर बेस्ड, वेयर वी वर एक्लेमेटाइज्ड. ऐसे लोग आपको मिलते नहीं जिनको अलाउंस से कुछ लेना देना नहीं है, जिनकी फैमिलीज हैं पर वो मिशन छुट्टी नहीं मिली. उस साल इट वॉज द पैंडेमिक ईयर. लोगों ने 10-10, 11-11 महीने छुट्टी नहीं काटी थी. हम लोग डिप्लॉयमेंट में चले गए, इंसिडेंट हैपन हो गया, वी वर मोबिलाइज्ड. देयर वर पीपल हु हैव नॉट अवेल्ड लीव फॉर 11 months एंड यू आर डिप्लॉयड. जहाँ पर कोई फ़ोन, लोग आजकल थोड़ा सा 5G का 4G हुआ तो परेशान हो जाते हैं. आप यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क. एंड उस सब को करने के बाद आपको मालूम है कि आप 99% वापस नहीं आओगे. आफ्टर डूइंग द मिशन योर एक्सफिल्ट्रेशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. यानी आप अंदर चले जाओगे. जो भी ऑपरेशन प्लान होता है, सबसे पहले एक्सफिल्ट्रेशन को देखा जाता है कि कैन आई कम आउट और नॉट. बिकॉज इफ यू आर कॉट then everything is gone. done. Because nobody sanctions these kind of missions. What we do, मतलब? there are missions which happen, which is kept very secretive from the normal media and everything. मीनिंग एक्सप्लेन करो कि आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, Yeah. आपको परमिशन, मतलब आप एक मिशन बनाते हो, आप बोलते हो कि हम ये कर सकते हैं, उस चीज़ का आपको गो हेड मिल जाता है. लेकिन साथ में एक वार्निंग भी मिलती है कि अगर आप पकड़ा गए तो हम बोलेंगे हमने कभी ये मिशन किया ही नहीं, सैंक्शन ही नहीं किया था. इज दैट व्हाट यू सेइंग? Kind of. मिशन हमको ऊपर से ही आते हैं. There are higher hierarchies and operational departments of the army which give us missions. हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं. We are very much a face of the army. We are very much part of the army. हम आर्मी का ही पार्ट हैं. We are not some extra mercenary force going. But mission comes from the topmost because we are trained to do those missions. हमने वो काम करना है. That feasibility, that liberty, that independence, वो स्वतंत्रता मिशन को करने की, कि इसको कैसे करना है, वो मेरे पास है. Nobody tells me that. As a CO,
इफ आई एम कन्विंस्ड कि ये ऑपरेशन ऐसे होगा, दैट इज अबाउट इट. यू जस्ट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, इंटरफेरेंस नहीं होती, पॉलिटिक्स का कोई रोल कुछ नहीं. वी आर सपोर्टेड. वी आर सपोर्टेड थ्रू एंड थ्रू बाय आवर आर्मी एंड आवर गवर्नमेंट. हमको सपोर्ट मिलता है, उसके बिना हम कुछ ऐसा, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट, बट देन दीज थिंग्स हैपन बिकॉज वॉर एंड कॉम्बैट इज टोटली डिफरेंट थिंग्स. यू कैनॉट गो बाय द बुक एवरी टाइम एवरीवेयर. टेल मी कि आपने बोला हम अगर वो मिशन कर लेते तो घुटने पे टिका देते. क्या था वो, क्या करते आप? लाइक कौन सा एरिया खाली होता? व्हाट वुड हैव बीन? वो आप सोचिए कि आपको मैं समझाता हूँ. स्पेसिफिक्स मैं आपको ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं दे सकता उस जगह के. टेरिटोरियल गेन्स जब करते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सम गेन्स इन अ सिनेरियो वेयर आपको थोड़ा सा एरिया पकड़ना है, अगर आप वो पैच ऑफ लैंड पकड़ते हैं तो आप उनकी फोर्सेस को कट कर सकते हैं. आप उसको वैसे मान के चलिए जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, काइंड ऑफ बॉटल नेक पकड़ लिया. सो जो बॉटल नेक के आगे वाला एरिया है वो मास है, वहाँ पर फोर्सेस बैठी हैं. लेकिन अगर आपने उसको पीछे से कट ऑफ कर दिया एंड आपने वो वाला एरिया को सीज कर दिया तो आगे वाली फोर्सेस के लिए सस्टेनेंस मुश्किल हो जाएगा. Obviously, I can't give you the complete details, geographic locations, but it was kind of that. अगर हम उस एरिया को पकड़ लेंगे for few hours and by the time our main forces fetch up, the war is won. This has happened immemorial times in World War I, World War II, any war. There, यानी यहाँ पर एरियाज होते हैं जहाँ पर जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना होता है कि आप बस उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, यू लिंक अप विद द मेन फोर्सेज एंड जस्ट गो, खत्म. बट इफ यू पुट इन लार्ज फोर्स इनिशियली तो आपका सरप्राइज खत्म हो जाएगा. दैट इज वाई दैट लेस नंबर ऑफ ट्रूप्स, बिल्कुल कम सिग्नेचर, पता ही ना लगे आए किया, लिंकअप किया. आवर जॉब वाज टू लिंक अप. द मोमेंट इंडियन फोर्सेज लिंक्ड अप, इट वाज ऑल ओवर फॉर देम. एक परसेप्शन है व्हिच इज कि सबको पता है कि इंडिया ना बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट? बट एक परसेप्शन है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है एंड हम डरते हैं उनसे और उसकी वजह से हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते जितने स्ट्रिक्ट हम मे बी पाकिस्तान के खिलाफ लेते हैं या दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ लेते हैं. इज दैट ट्रू? नो, ये ट्रू नहीं है. आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होगी जो चलती हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं पता लगती. बट नोबडी इज अफ्रेड ऑफ चाइना. काइंड ऑफ कैपेबिलिटी विच वी हैव राइट नाउ एंड द फोर्स लेवल्स एंड जो हमारी आर्मी का स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली एयरफोर्स नेवी, आई एम नॉट फ्रॉम देम, तो बट दे आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट. वी आर, इट इज़ नॉट ईजी टू, आप खुद देखो कि एक यूक्रेन कंट्री है, उसको विद सपोर्ट फ्रॉम द नाटो आज 2.5 साल हो गए उस लड़ाई को लड़ते हुए. 10 दिन का कैंपेन होना था. इट वॉज सपोज टू बी 10 day वॉर. इट इज़ 2.5 years. हम तो इंडिया हैं, वी आर, ये तो वो वॉर है जिसने चाय और पूड़ी पे कारगिल जीता हुआ है. ये इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट अस. आई कैन वाउच फॉर इट. द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, द लेवल ऑफ, यानी जितना हमारे अंदर मोटिवेशन हमारे जवान्स में है और द काइंड ऑफ आर्मी विच वी हैव, इट इज़ नॉट ईजी कि कोई देश हमें ऐसे ही जाके, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, बट वी, हमारी आर्मी आए, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वी विल बी एबल टू फाइट हार्ड एंड विन. फिर ऐसे बार बार क्यों होता है? हर थोड़ा टाइम में, इन एवरी फ्यू ईयर्स कुछ एक न्यूज़ बनती है जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ आर्मी या जो भी केओस होता है हमेशा उनके फेवर में डिसीजंस होता है, इंडिया के फेवर में नहीं. इट इज़ मीडिया प्रोपोगेटेड. इट इज़ मीडिया प्रोपोगेटेड कि जैसे चाइना बोलता है कि सपोज तवांग हमारा चाइना का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश इज आवर पार्ट. हाँ, अभी जो फ्लैग वैग चेंज कर दिया, ये सब होता रहता है. दीज आर ऑल परसेप्शन बिल्डिंग मेजर्स विच दे डू जस्ट टू कीप द
things active. On ground, nothing has happened. एक जो सबसे बड़ा कॉन्वर्जेशन है ना कि 20,000 किलोमीटर शायद उन्होंने ज़मीन ले ली. नहीं, 20,000 is all nothing. कोई ज़मीन किसी ने किसी की नहीं ली है. Whatever has been the status post 1962, it has remained. No, there is not even an inch of ground given by Indian where I have served. अब there might be places जहाँ पर मैं अपनी सर्विस में नहीं था. I am not competent enough to comment about that. But I don't recall in my 20.5 years of service that India has given even an inch of land to Chinese. हो ही नहीं सकता. जितनी मेरी knowledge, I'm neither a general, neither a brigadier, I'm a colonel. I was a colonel in the army. I can say about my things which I have done. I don't think so कि we are lacking anywhere. कोई ऐसा मिशन किया जो by the book नहीं था कभी आपने? What are the things that you have crossed? In the sense, unofficially, what have you done? कि अब तो because you've retired, so you can talk about it. Yeah. And कौन सा ऐसा था कि जो आपको और आपकी यूनिट और आपकी पूरी बटालियन के लिए आप लोगों को लगा कि यार ये देश के फेवर के लिए तो वी शुड डू इट रिगार्डलेस ऑफ वेदर, यानी कि ये बुक के अकॉर्डिंग नहीं है तो ठीक है. टास्क्स व्हिच वी गेट एज स्पेशल फोर्सेस, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कार. There might be like you need not cross sometimes the boundaries, the line of control or something like that. But you can do it to get a thing आप unofficially border cross करिए. Yeah. You do it. It happens. It's just the requirement of that task. Okay. Meaning, give me a mission requirement. यहाँ क्या किया, कहाँ पे किया? Pakistan, you have crossed multiple times, right? Everybody might have crossed who's deployed on the line of control. Yeah, it is not that easy, but then generally troops happen to be on ground because LOC is not demarcated that way. Now तो you have made a fence and everything is there. In earlier times, before 2003, there was nothing. So अगर आप कई बार inadvertently cross भी करते तो वाले में पेट्रोल उधर चली गई थी, वापस आ गई. So you don't report those matters. वो बटालियन में रहते ठीक है, everybody has got that. So you have not done any crime in it. कि पाकिस्तान भी इतनी आसानी से अपने इधर आ जाती है. वो भी आते हैं, आप देखते हो कितनी बार बॉर्डर्स के लोग इधर आ जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं, वो होता है कई बार. बट आजकल थोड़ा स्ट्रीमलाइन इसलिए बिकॉज फेंस बन चुका है. यू जनरली नो कि फेंस के आगे हम जा नहीं सकते या फेंस के आगे आप जा सकते. देयर इज अ नो मैन्स लैंड बिटवीन फेंस एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल. बट ये चीजें होती हैं, ये दीज थिंग्स लाइक आपको मैं एक बात बताऊंगा विदाउट शेयरिंग मच डिटेल्स. ओके. इफ इन आर पार्ट, हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है, सो दैट अमाउंट ऑफ वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो, वी डू दैट. दैट इज द एंड ऑफ इट. मतलब these things happen. No blood loss goes like that. Blood loss is revenged with blood only. People do it. Yani we are told, we do things which are in favor of the nation. We do things which आपको लगता है कि ऐसा है, ये है. There is a very thin line between and a blurring line. यानी वो जो लाइन है क्रॉस करने की, पर हमें मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. अगर आप एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आप फायर में कभी पिन डाउन हुए हैं ना, इफ़ यू आर रियली इनटू फायर लाइक वे बैक 2 decades बैक व्हेन आई वाज कमीशन, दैट टाइम इज यूज्ड टू बी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी जेएनके में. अब इतनी तो गवर्नमेंट, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, अब तो बहुत बढ़िया यानी लोग आ रहे हैं. डल लेक में आजकल लोग घूमते हैं और वो सब है. मैं पहले की बात कर रहा हूँ. जितना आपके ऊपर फायर आता है, अगर आप उससे 3 गुना फायर से रिप्लाई बैक नहीं करोगे ना, वो आदमी चुप नहीं करेगा. वायलेंस जो है, हिंसा है, उसको बहुत ज़्यादा हिंसा ही रोकती है. दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस एंड वी आर वेरी अपफ्रंट एंड कैंडिड अबाउट इट. कि अगर सामने वाले ने 100 गोलियां हम पे बरसाई, 300 मारेंगे. We will fire that much amount of weapon has to be fired on him. Otherwise, he never keep quiet. आप देख लेना, अगर आप 100 पे 100 रखोगे, it doesn't happen. You have to retaliate with full might. And we are the people who retaliate for India. We will retaliate. Whether it is my unit or the regiment itself,
वी आर ट्रेन्ड फॉर दैट. द नेशन लुक्स आफ्टर, द पूरी आर्मी हमारे ऊपर देखती है. तो दैट इज अगर व्हाई स्पेशल फोर्सेस आर स्पेशल, दैट इज व्हाई इट हैपेंस. सो लेट्स से अगर बॉर्डर के उस साइड से हाँ जी. या किसी टेररिस्ट ने या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ हमारे इधर गोलियाँ चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई, राइट? वो 4 डेथ फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से वो टेररिस्ट की भी होगी 100%. आप मेरे को बताओ, आप न्यूज़ देखते हैं, सो मेनी टेरर अटैक्स हैपन इनसाइड द कंट्री. कभी रियासी में हुआ, अभी रिसेंटली हो गया. हैव यू एवर सीन कि मिलिटेंट्स बच गए हैं? 4, 5, 10, 15, 20, 25 दिन बाद पीपल एलिमिनेट देम. सिमिलरली अगर आप इनोसेंट ब्लडशेड इधर होता रहेगा एंड यू विल नॉट रिटेलिएट अक्रॉस, तो वो मानेंगे कैसे? फिर तो आपको दे विल बी ऑन टॉप ऑफ यू. एंड दिस इज कॉम्बैट, ये ऑपरेशंस है. इट इज़ नॉट दैट कि वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम्स या हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ रियलिटी की बात कर रहे हैं. दिस इज तो टोटल रियलिटी की जो होता है. आई एम नॉट, बट आपको यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग. एंड आई कैन अश्योर यू दैट मच, whatever I have seen, we are, यानी कि हम लोग कोई वैसा नहीं है कि अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट है, कि उसने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं हुआ. आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड वी डू सम, जो हम कर रहे हैं. एटलीस्ट हमको तो मालूम है हमने किया है, और हमारे साथ और ऐसी 15 यूनिट्स हैं, तो वो किसी जगह पे कर रही हैं. सो जनरली बिटवीन एवरीथिंग, nation needs to know that we retaliate. There is no, यानी ऐसे कोई एनार्की नहीं है. हाँ, चुप बैठने वाली कोई ऐसा वो नहीं है. Certain things are publicized, certain things are not, लेकिन things happen, होता है. तो मतलब मे बी मीडिया के अकॉर्डिंग या नैरेटिव के अकॉर्डिंग पब्लिक को पता नहीं चलता है. हाँ, they are not supposed to, पर होता है. Yes, these things happen. Like अगर कोई हमारे इधर घुस के आके कोई भी अटैक करेगा तो हम वापस घुस के we do it. We do it. In certain cases, we do it. We are given a mandate to do it. The government wants us to do it, but it might not tell. Give me an example जहाँ आपने किया हो ये. See, because I'll tell you why I'm asking this, okay? I am no one to judge कि क्या right है क्या wrong है. I don't think मैं उतनी इन्फॉर्मेशन करता हूँ, उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, या उतना मेरा जजमेंट है, या उतना ज़्यादा मेरे पास राइट है. बिकॉज आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड दिस इज आई एम टेकिंग द प्रिविलेज टू टॉक ऑन एवरीवन्स बिहाफ. आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड देन व्हाट माई आर्मी इज डूइंग, वी ट्रस्ट देम दैट वट एवर दे आर डूइंग फॉर दैट सिचुएशन दे आर राइट. क्योंकि उनके ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन में आई एम एबल टू ब्रीथ. सो मैं किसी भी पॉइंट से आई एम नॉट क्वेश्चनिंग टू जज, आई एम आस्किंग क्वेश्चनिंग की रियलिटी में होता क्या है, व्हाट इज द थिंग जो हमें नहीं पता चलती. लाइक बिकॉज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इज नॉट ऑन मी, इट्स ऑन मे बी द आर्मी, द गवर्नमेंट, द कोर्ट. जब when I'll read more and understand more from people like you, maybe I'll have my opinion. Today I should not, and I have no right to actually comment on it. यानी कि we have crossed the line. We have crossed the line. क्या हुआ था जिसकी वजह से लाइन क्रॉस करी? क्या हुआ जब you took revenge? There were some civilian killings. कहाँ पे? In Valley only. कश्मीर. Yeah. Okay. So क्या हुआ था? Give me an example. पूरा मेरे को स्टोरी बताओ. यानी कि there were some minorities killing in the valley. So we were told to go the other side and do some work. So we retaliated. The specifics, the geographical locations, I can't tell you. Okay. But then we bumped off few of the guys. हमने किया था ऑपरेशन. एंड ये मेरी यूनिट ने नहीं किया होगा, जो उधर डिप्लॉयड हैं वो सब करती हैं. जो उस एरिया में है, आप स्नाइपिंग एक्शंस देखते हैं. हमारे जवान को अगर गोली लगती है तो हम अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं. इसमें कोई देयर इज़ नो, ऐसा नहीं है कि सिविलियन को की डेथ होगी और हम चुप बैठेंगे. वी विल डू द एक्शन. परपरेटर्स, वी आर अ वेरी डिसेंट नेशन. हम लोग बहुत एक अच्छा देश है, मैं इसको मानता हूँ. हमारे अंदर उतना फैनेटिज्म नहीं है. हम एक बिल्कुल मॉडरेट देश हैं. अगर आर सिविलियंस आर किल्ड, वी डोंट बम्प ऑफ सिविलियंस ओवर देयर. वी
to the perpetrators, जिसने अटैक किया था. Okay. If it happens to be the army, because everything we have the locations where there are terrorist camps and all. We go to that things happen. That things is it has been happening for times. But tell me कि हमारे पास इतना इंटेल नहीं होता कि ये अटैक से पहले ही हम कभी किसी को रोक पाएं, या ऐसे नहीं होता कि इंटेलिजेंस पार्ट जो है ये द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू जज. यानी कि अब वो इंटेल आती है, अब वो एक्शनेबल हो. अब जैसे मेरे को भी, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हूँ, तो मुझे 2 टाइप की इंट आती है. एक इज़ जेनरिक इंट कि साहब इस घर में मिलिटेंट आते हैं, ओके गुड, आते हैं, वो पूरे JNK में ही आ रहे हैं, तो हम तो इसलिए तो हम JNK में. दूसरी इंट है एक्शनेबल इंटेलिजेंस. साहब मिलिटेंट हैं, बैठे हुए हैं, इसने ये कपड़ा पहना है, हथियार इधर पड़े, ये है, इस वक्त तो उस घर में है. दैट इज एक्शनेबल, कि इसमें मुझे एक्शन करना है. सिमिलरली द इंटेलिजेंस, आप जो बात कर रहे हो, लॉट ऑफ वार्निंग्स कम कि अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, हर अटैक से पहले. सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक वी डोंट हैव अ इंटीग्रल, यानी स्पेशल फोर्सेस, वी आर द एग्जीक्यूशनर्स ऑफ दैट विल. अच्छा, यानी हमें खबर मिलती है कि भाई इधर करना है, तो हम इधर ऑपरेशंस करेंगे. इंट हम अपनी जनरेट करते हैं, बट इट इज़ द फुट ऑन ग्राउंड विच वी गिव. सो इंटेलिजेंस, बहुत सारी एजेंसीज हैं, रॉ है, IB है, आर्मी इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, दे गिव लॉट ऑफ इनपुट्स. यानी हमारा काम है, वी आर द एग्जीक्यूशनर ऑफ दैट इंटेलिजेंस. सो कहाँ पर इंटेल का कट ऑफ होता है और कहाँ पर इंटेल मिसमैच होती है, बिकॉज बहुत सारी इंटेल है. आप किसको आप सिफ्ट करोगे, किसको आप करोगे, यू डोंट नो. लाइक इन, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको लगता होगा कि हम हर रात ही ऑपरेशन कर रहे हैं तो मिलिटेंट मर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. कम से कम हम 100 ऑपरेशन करते हैं तब एक हमको सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट मिलता है. 100 ऑपरेशंस और 99 फेलियर्स. 99 फेलियर्स नहीं होते, बिकॉज मिलिटेंट हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स. वो आया था, चला गया, निकल गया. आप जब तक पहुंचे, आपकी सरप्राइज लॉस होती है, गांव वाले उसको खबर दे रहे हैं, 1000 चीज़ें चल रही हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग? एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी अ मिशन की, लाइक वी सी इन द मूवीज, की हेलीकॉप्टर में चढ़े, उतरे, नीचे, सीधा टटर, वापस. ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी एट द पॉइंट ऑफ एक्शन जब वो चीज़ें हो रही हैं. उधर जाकर भी वो भी आपको इंगेज कर रहा है. कई बार मिस्ड कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, वी फायर फाइट होती है, वो बच जाते हैं, हमारे बंदे को लग जाती है, वी सफर कैजुअलिटीज. सो द पॉइंट इज कि इट इज़ अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत मेहनत लगती, बहुत ज़्यादा मेहनत. यू डोंट स्लीप फॉर नाइट्स टुगेदर. 100 दिन हो जाते हैं, 3 2 महीने. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि CI ऑप्स में हर 3 महीने बाद छुट्टी जवान को मिलनी चाहिए, बिकॉज योर माइंड हैज़ टू बी, बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग. नॉट दैट आई एम सेइंग कि इट इज़ हम लोग कमज़ोर हैं या कुछ ऐसा है, बट इट टेक्स टोल. आप हर रात सो रहे हो. अब मेरे जैसा बंदा जो कॉफ़ी नहीं पीता है, वो रात को कॉफ़ी पिएगा, 3 4 कप पीऊँगा ताकि मेरी मेंटल फैकल्टीज आर अवेक. 11 बजे हमें रात को इंटेल आई कि इस घर में मिलिटेंट है. सुबह 5 बजे हमें उसको एग्जीक्यूट प्लान बनेगा, 3 4 टाइप की फोर्सेस लगेंगी, कॉर्डन का करेंगे, घर कहाँ है, कैसे जाना है, इंसर्शन कैसे होगा, वेदर वी गो ऑन फुट और वी जस्ट बार्ज इन टू द व्हीकल, सीधा ही पहुँच गए वहाँ पर. मैनी थिंग्स को वो 4-5 घंटे उसमें लगे, तैयारी की. सुबह 5 बजे ऑपरेशन, यू लॉन्च द ऑपरेशन, यू गो, एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि उस घर में से वो 3 बजे निकल गए, 4 बजे निकल गए. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. वो भी अपनी जान के लिए. लुक एट हिज, आप उसकी प्लाइट देखो, जिसकी इफ ही हैज इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उसके लिए तो हर रात ही उसको कितने फौजी मारने को तैयार घूम रहे हैं. एंड इंटेल इज लाइक इट कम्स. सिमिलरली हम लोग भी, वी आर ऑल्सो एट द गेम. सो इट्स अ कैट एंड माउस सिचुएशन. यानी पता कैसे चलता है कि ये मिलिटेंट है और इसको एलिमिनेट करना है? वेपन. तो जिसके पास वेपन है वो मिलिटेंट है. यस,
इट हैज़ टू बी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन. कितने ऑपरेशंस हैं जो हम नहीं करते हैं जिसमें हम फायर करते नहीं बिकॉज हमको वेपन दिखाई नहीं देता. हमको सोर्स बताता है कि ये मिलिटेंट है. इफ ही इज विदाउट अ वेपन वी डोंट फायर. पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. दैट इज द मस्ट. भी इज इट अ टाइप ऑफ वेपन कि जनरली AK-47 पिस्टल. यस यस पिस्टल होगी तो भी यू नो. यस ही हैज टू बी आर्म्ड. ही हैज टू बी आर्म्ड. यू कैन नॉट. अगर मिलिटेंट हथियार खोल के बाहर ऐसे सिविलियन की तरह घूम रहा है तुम उसको हाउ विल यू हिट हिम इफ यू डोंट हैव. सो यू नीड टू नो. यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव, जिसको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि वो पता तो लगे कि हथियार दिखाई देता है. मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ, मैंने हम लोगों ने किया था. सो वी वर सिटिंग ऑन अ रिज. वी वर 2 parties एंड जो मेरे आगे वाले स्काउट थे दे वर ऑब्जर्विंग विद स्पॉटर स्कोप एंड बाइनोकुलर द मूवमेंट ऑफ गाइज. तो हमको खबर थी कि इस रास्ते से माउंटेन्स थे. सो माउंटेन्स की सबसे अच्छी बात है कि उसमें क्लीन किल्स होते हैं. ओके. यानी यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन. मिलिटेंट है तो उसका हथियार वथियार दिख गया तो दैट इज़ द बेस्ट ऑपरेशन आई वुड से टू हैपन. जहाँ पे आप हाइट पे बैठे हो. हाइट पे बैठे हो या फिर आप माउंटेन्स में हो, जंगल्स में हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ. क्योंकि सिविलियंस ज़्यादा है नहीं. प्रॉब्लम्स आती है विच आई फाइंड डिफिकल्ट इज अ बिल्ट अप ऑपरेशन. बिल्ट अप एरिया लाइक बिल्कुल जो रेजिडेंसेस और घर चिपक के गांव में बने 500,000 लोग हैं. हाँ, वो उसमें बहुत यू डोंट नो कि किस घर की आप नीचे मिलिटेंट देख रहे हो, ऊपर से किसी ने ग्रेनेड ही लॉब कर दिया. यू तो दे आर मेनी डायनामिक्स विच आर इन्वॉल्व्ड. सो माउंटेन्स में हम लोग बैठे थे तो अभी आई वॉज एट इन द सेंटर एंड देयर 2 guys ahead 100 meters and 2 guys. We were observing a track and a bridge. Stream क्रॉस कर रहा था. क्या तो एक बंदा आया जो हमको खबर थी वहाँ पर आने की. तो नाउ दैट गाय इज वेयरिंग, वो बकरवाल था और उसने शॉल वगैरह पहना हुआ था. एंड बिकॉज ही हैड टेकन द शॉल इन सच अ वे कि हमें वेपन पता नहीं लग रहा था. बट उसका जो मूवमेंट था, रुक कर चलना, देखना, फिर घूम के आसपास, मे बी ही वॉज अ स्काउट और अर्ली वार्निंग था, वो मिलिटेंट्स पीछे आने थे. तो वी वर नॉट कमिंग टू नो. तो माय स्काउट जो आगे था उसने मेरे को बोला कि साहब इसको देखते हैं कि इसको कैसे, ये मेरे को सस्पिशियस लग रहा है. मैंने कहा देखो ऑब्जर्व करते रहो. नाउ मिलिटेंट जो है वो इट डजेंट हैपन कि वो ऐसे हथियार ऐसे हाथ में उठाकर फिर उधर घास पे बैठेगा और फिर सन में यानी धूप सेकेगा. वो 4-5 सेकंड के लिए ही नजर आता है. सो यू हैव टू एंगेज इन दैट ओनली. तुम्हारे पास वही विंडो है. तुम 10 दिन या 1 साल या 6 महीने से ऑपरेशन कर रहे हो. दैट इज वाई प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड. तो मैं बोलो कि साहब हथियार नहीं. तो उसने क्या किया, उसने दिस गाय, हम लोग, उसने जो शॉल अपना ऐसे करके लिया था उसमें उसकी अम्ब्रेला उसने अंदर रखी हुई थी. तो उसका अम्ब्रेला का जो आगे वाला हिस्सा होता है विच इज अ आयरन पार्ट था, पॉइंटेड था, वो हमें AK की बैरल की तरह लग रहा था. बिकॉज हम लोग 150 मीटर्स पे थे. मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा था. मेरा स्काउट कहता है कि साहब इसके पास हथियार है. तो मैंने बोला फिर करो इंगेज इसको. बोला मैं एक बार और कंफर्म, बिकॉज आप बाइनोकुलर से देख भी रहे हो, स्पॉटर स्कोप्स लगे भी हैं, वो एंगल क्योंकि उसने हल्का सा वो बाहर निकल रहा है. तो हमें वो लगा कि अब यार इसको कैसे, यानी हाउ डू यू एंगेज दिस गाय. तो अब हमको पता नहीं लग रहा है. वो बोल रहा है कि साहब मेरे को, और अगर उसने वो कलवर्ट बदल ली, अगर वो उस बेंड पे मुड़ गया तो ही गोज डीप इनटू द फॉरेस्ट, ही इज गॉन. हम उसको पीछे से पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम नदी के इस तरफ हैं, बीच में नदी बह रही है, छोटा सा स्ट्रीम है. उसने ब्रिज पार किया, हम इस हिलॉक पे हैं, सामने पहाड़ है, वो ऐसे कट करके जाएगा तो फिर वो निकल गया. एंड अब क्या करें नाउ दिस इज अ रियल सिनेरियो आई एम टेलिंग यू. ये बिल्कुल रियल ऑपरेशन है. तो मैंने उसको पूछा कि तू एंगेज करेगा. बोला कि कंफर्म नहीं हो रहा है. मैंने कहा रुक जा फिर. इन द मीन टाइम भगवान की दया से दिस इज कॉल्ड किस्मत, क्योंकि किस्मत तो बहुत ज़रूरी है ही. उसने अपना शॉल को ऐसे किया तो देन वी कुड सी कि इट वॉज अम्ब्रेला. अगर उस पर वो बोलता कि ये तो साहब मुझे AK का बैरल लग रहा है, मैं इसको ठोक रहा हूँ, अगर हम उसको इंगेज कर देते हैं एंड सिविलियन वुड हैव डाइड, इट इज़ ऑल हेल्प. यानी कि हमारे लिए तो फिर बोला कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी. आप मेरे को बताओ, वर्ल्ड का कोई भी ऑपरेटिव होगा, मैं उसको वाउच कर सकता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर वो बता दे कि ये AK है कि वो है, कोई नहीं बता सकता आपको. दैट इज योर पर्सनल टेक. एंड इफ अ सिविलियन इज शॉट, पीपल विल हैंग यू. बट ये लोग नॉर्मल सोचते ही नहीं है कि ऐसा सिनेरियोज भी आते हैं. दीज आर ऑल सिनेरियोज विच हैपन.
आपके ऊपर 30 गन शॉट्स पड़े थे ना? या व्हाट वाज दैट? देयर वाज अ ऑपरेशन, मैं वैली में था, हमारे को 3 की खबर थी. वी वर वर्किंग ऑन दोज गाइज फॉर 3 months, 3-4 months. एंड 3 मिलिटेंट की एक दिन दोपहर के शाम को 4-4:30 बजे को खबर आई थी कि जिसमें वी हैव सम गाइज जो कि दे वर हाइडिंग. तो हमको खबर मिल गई उसके घर में ही. देयर वाज अ सोर्स विच वी हैड डेवलप्ड जिसने वो खबर दी थी. तो हम उधर गए और देन वी कैरिड आउट द ऑपरेशन टू कैरी आउट डिसेप्शन. हमने छोटी पार्टी में बंदे निकाले, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा बड़ी पार्टी निकालता तो उसको पता लग जाता. तो हमने 12 लोग निकाले. हमने ऐसे दिखाया कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं पिट्ठू पहनकर, वी आर नॉट कम फॉर ऑपरेशन. 4 बंदे हमने उसमें से आगे निकाल दिया और 6 का हमने कॉर्डन लगा दिया. एंड इट वॉज अ पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन. हमें मालूम था कि वो अंदर ही है, बिकॉज 3 लोग. हाँ, 3 लोग की खबर थी, लेकिन उस दिन 2 थे, 2 कन्फर्म्ड थे. उस दिन 2 की खबर थी. हम ट्रैक 3 को कर रहे थे, 1 नहीं था उस दिन. ओके. सो 2 थे एंड हमने वो किया. और द मिलिटेंट की जो अपनी रिलेटिव थी उसी ने खबर दी थी हमें. वी हैड डेवलप्ड हर ओवर पास्ट 3-4 months. एंड डेवलप मतलब कैसे किया? यानी कि सोर्स उसको डेवलप किया था हमने. कैसे डेवलप करते हैं? लोकल टीए पैसे देते हो, क्या करते हो? कुछ करते पैसे दिए थे. एंड मोर ओवर द थिंग वॉज कि उसके हस्बैंड को these guys had shot because he was an informer. ओह. Yeah. तो वो मोटिवेशन उसका, वो मोटिवेशन था उसका. या सो बट ऐसे इनको पैसे देने पड़ते हैं? पैसे भी देने पड़ते हैं. यू हैव टू पे मनी. इन्फॉर्मर्स को? हाँ, यू हैव टू पे मनी. और ये खर्चा करते ही रहते हैं? हाँ, खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी खर्चा है. यानी यू गिव मनी के बिना नहीं होता. और कितना चार्ज करते हो एक इन्फॉर्मर? लगी ऐसे डिपेंड्स, मतलब कितने पैसे लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राउंड अबाउट फिगर है. बट व्हेन अर्लियर वाज हम 50,000 1 लाख रुपए भी देते थे. आजकल तो मेरे ख्याल से लोग देते होंगे 4-5-6 लाख. ऐसा कोई अब तो टाइम के साथ है, बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी कम हो. सो इट इज देयर इज नो, देयर इज कोई ऐसा कोई रेट नहीं. तो हमने इसको दिया था. तो हाँ, तो इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने वहाँ पर कर दिया. उसके बाद क्लोज कॉर्डन ही लगाया था क्योंकि हम 6 ही बंदे थे. एंड आई न्यू कि ये अंदर है. तो हम लोग गए तो वहाँ पर समर सेटलमेंट्स होती हैं गाँव से छोड़कर. ऊपर ढोक टाइप, डबल स्टोरी टाइप था वो, सेमी घर सेमी ढोक. तो फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे कैटल्स को रखते हैं. सो हमने वो क्लोज कॉर्डन को, तो एक अकेला ही घर था, हमें मालूम था कि इसी में. हमने इसको सर्च किया तो साइड में मैंने दीवारों पे भी मार के देखा, बिकॉज हॉलो कर देते हैं दीवार को, उसके अंदर भी मिलिटेंट्स छुप जाते हैं. तो मैंने उसको दिया, वो उसमें हॉलोनेस नहीं थी. मैंने चेक किया, मेरा बडी मेरे साथ था. तो रात के टाइम पे क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा आउटलेट होता है जिसको आप खोलोगे, सो उसके अंदर आप वो चारा और जो फॉडर होता है गाय को देने के लिए वो साइड में रख लेते हैं. वो रात को ऐसे उसके अंदर से फेंकते रहते हैं. तो वो वाला एक आउटलेट था जिससे ग्राउंड बेसमेंट में वो दिखाई देता. तो मैंने उसको खोला और अपने बैरल से, जो राइफल का बैरल था, उसमें एक सैक पड़ा हुआ था. तो मैंने उसको ऐसे प्रेस किया. मैंने सोचा कि इसको प्रेस करने से होगा कि अगर कोई नीचे होगा तो उनको मेरे को पता लग जाएगा. बट नथिंग हैपन. तो मैंने उसको खोल के मैंने कहा इसमें भी नहीं है. पर हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो सुपर डुपर, यानी कि इट वाज क्लियर, स्पॉट ऑन थी कि मिस नहीं हो सकता. उस लेडी ने झूठ नहीं बोल रहा था, उसने हमको बता दिया था कि अब भी ये है. हाँ. एंड फिर मैंने थोड़ा सा, हमने उससे कम्युनिकेट भी कर रहे थे, बिकॉज शी वॉज नॉट इन द हाउस, शी हैड गॉन टू द फील्ड्स टू कम्युनिकेट. तो हमने उसको एक रेडियो सेट दिया हुआ था. तो वो बोल रही है अंदर ही है, आप चेक करो. तो मेरे जो दूसरे बंदे उधर थे वो उससे कम्युनिकेशन में थे, बिकॉज आई कुडंट कम्युनिकेट बिकॉज आई वाज सर्चिंग. तो जब मैंने उसको सर्च किया और मैंने वो करके मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे खिड़की थी. सो मैंने देखा ऐसे ही, एक को ऐसा लगा जैसे बैक ऑफ द आई, मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी. कई बार आपको ऐसे फीलिंग सी आती है ना कि ऐसे बैक ऑफ द आई आप देखते हो कि कोई खड़ा हुआ है, सम शैडो. वो मैंने देखा तो दिस गाय वाज स्टैंडिंग विद अ AK. सो ही माइट बी, जितना आप हो इतनी दूर होगा बैरल आपसे, 1-1.5 में. ही जस्ट ओपनड अप. मेरा जो एंगल था तो मेरा पीठ थी उसकी तरफ हाफ. तो मेरा जो स्लिंग था वेपन का, तो मैंने यहाँ से ही उसको मारने की कोशिश की, वो लगना नहीं था. मैंने सेफ्टी कैच तो डाउन किया होता, तो मैंने यहाँ से फायर किया, उसने यहाँ से फायर किया और इसने इधर से फायर किया. पता नहीं वो गोलियाँ कैसे बच गई. ही एम्प्टीड द होल मैगजीन.
द 30 राउंड्स. सो वो मे बी बिकॉज AK में क्या होता है कि 2 o'clock की डायरेक्शन में वेपन गोली जाती, तो मैंने यहाँ से जंप किया एंड देन मेरे इधर जो विंडो थी उस पर मैंने जंप किया. मैंने उससे जंप कर दिया. मेरे बड्डी को मैंने खींचा, वो एक सेकेंड विंडो थी, वो उसने उससे जंप किया. वी वो बोथ इनसाइड, बाकी सब बाहर थे. जब हम नीचे गिरे देयर वाज 10 feet फॉल. आई फेल डाउन. तो जहाँ पर वरांडा था आगे घर का, तो फिर ऐसे करके नीचे स्लोप बन रहा था. इन द मीन टाइम आई कुड हेयर उसने एक ग्रेनेड निकाले और 2 ग्रेनेड्स फेंक दिए. सो दैट ग्रेनेड्स लैंडेड, हिट मी ओवर हेयर. दे आर स्टिल स्प्लिंटर्स इनसाइड. तो मेरे इधर ग्रेनेड लग गया और मैं उधर ही बैठ गया. बट आई स्टार्टेड एंगेजिंग हिम बैक. द अदर गाय केम, जो दूसरा मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट्स थे, एक दूसरा भी उसी के नीचे से निकल के बाहर आके में, तो मेरे बडी को भी ग्रेनेड लग गए थे. हमने एंगेज किया उसको, हमने उधर ही वो उसी दीवार पे उस खिड़की पे ऐसे करके गिर गया. तो 1 died बट द अदर गाय वॉज इनसाइड. माई बडी वॉज प्रोफ्यूसली ब्लीडिंग. उसको बहुत खून निकला. हमने इतनी देर में री-इन्फोर्समेंट बना ली, हमने भागने. फिर मैंने उसको एंगेज करके रखा. ही थ्रू 1 more ग्रेनेड, पर मैं डिफाइल में आ गया तो ग्रेनेड मेरे को उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था. सो आई वॉज सेफ. बट आई कंटिन्यू टू एंगेज हिम. मैंने एक सिंगल शॉट मारना शुरू किया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया. दूसरा वाला तो ओवरहैंग पे ऐसे एक आधा खिड़की के अंदर और आधा वो तो उधर ही था. सो ही आई न्यू कि ही वॉज गॉन. टू कन्फर्म वी ऑलवेज हिट अ हेड शॉट. आई शॉट हिम फ्रॉम द हेड. उसके हाथ सिर पे 2-3 गोलियां मारी. उसका हेड ऐसे आगे था तो इधर. आई न्यू कि ही इज गॉन. द डिस्टेंस माइट बी अराउंड 15-20 meters. इतनी देर में री-इन्फोर्समेंट आ गई. मैंने उसको रोक के रखा एंड माई बडी वॉज इवैक्यूएटेड बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बैडली. आई कुंट बिकॉज मेरे वो स्प्लिंटर्स रहे ग्रेनेड में. मैंने बोला मैं मैनेज करूँगा. तो पूरी रात, इट वॉज नवंबर और हायर रीचेस पे बर्फ़ पड़ गई थी. वी वर एट अराउंड 8-9,000 feet विलेज में. तो वो अंदर जलता रहा. वो स्प्लिंटर्स बर्न करते हैं. तो पूरी रात जैसे आप टैटू बनाओगे तो देयर इज लॉट ऑफ नीडल्स प्रिकिंग यू. तो वो ऐसे चुभती रही. मैं मरा फिर पूरी रात. मैंने मिट्टी लगाई उस पर थोड़ी, वहीं पे बैठे. हाँ, वो उसी पे रहा. उसने फिर उसको गाय को निकाला. ही ट्राई टू रन. गाय 3-4 गायें थी अंदर. आई शॉट देम ताकि वो निकले ना. तो गायें वाएँ निकल गई. एक कुछ शायद गोली लगी होगी, बाकी 3 भाग गई. बिकॉज ही ट्राई टू रन ऑन द कवर ऑफ द. इतनी देर में फिर मैंने रोक के रखा. मैंने बोला किसी को मत भेजो बिकॉज वी डिडंट नो कि फिर फायर फाइट चला. इन द मॉर्निंग वी टोल्ड हिम टू सरेंडर. हमने उसके भाई को पकड़ लिया था गांव से. हमने उसको बोला कि जा इसको बोल सरेंडर करे. ही डिडंट. मैं सरेंडर नहीं करूँगा. कोई था तो घर में नहीं. वी गॉट अ RL एंड उसको रॉकेट लॉन्चर से वो घर उड़ा दिया एंड देन ही डाइड. ही वाज किल्ड. वो उसका भी इम्पैक्ट था, प्लस जो बीच का गर्डर था ना, लकड़ी का इतना बड़ा लॉग था, उसके ऊपर गिर गया. He died in the morning. We killed him in the morning. So one guy died. That night was very, very bad for me. I still have shivers. Like it was really, really very, very. इतनी पास से भी और पेन भी बहुत हुआ था. So. How long does it take to recover? I think so 2 odd weeks. The doctor told me the splinters are still inside. वो बोला कि इसको निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे. मैं ठीक है, that's okay. That's a souvenir for war. मिलिटेंट्स को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं कि वो इतने ओपनली घूमते हैं वैली में, या वो गन्स लेके इतने ओपनली घूमते हैं और बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं? वाई? मिलिटेंट्स एक तो इतना ओपनली हथियार लेकर नहीं घूमते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस. वो कई वीडियोज़ में वायरल किसी टाइम में हो गए थे. लोकल सपोर्ट करने का रीज़न इज़, आप देखो, मेरे ओपिनियन में नोबडी वांट्स वायलेंस और ब्लडशेड. सिविलियन नहीं चाहता है. लेकिन देयर आर इनमिकल, यानी कि जिसको कहते हैं कि कुछ सम पीपल इन द क्राउड हु इंस्टिगेट पीपल इन अ wrong manner, I would say. And basically एक तो देखो, आपको मैं बताऊंगा कि हर बंदा might not be in valley supporting Pakistan. ये misnomer है. When you have a person with a weapon putting
his barrel to your head, obviously support can be changed left, right and center. मतलब यानी अगर आपको मिलिटेंट आपको हर रोज ही डरावा दे रहा है, आपको अपनी जान एज अ सिविलियन, आपके पास क्या है, यानी कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, बट अगर कोई आप पे अचानक अटैक कर भी देगा तो आपकी जान तो नहीं बचेगी ना. सो दैट डर तो रहता है. आप एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी से देखो, थोड़ा बहुत तो डर है ही. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे लोग डरते हैं, बिकॉज मिलिटेंसी थ्राइव ही लोकल सपोर्ट पे करती है. दैट इज वॉट इट इज. बट 90% आई वुड से कि इज बिकॉज ऑफ फियर. 10% होंगे जो करते होंगे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फैनेटिज्म एंड आई वुड से मिसकॉन्स्ट्रूड मैनिपुलेशन. और जो थॉट प्रोसेस है, इट हैज गॉट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू इट. मिलिट्री इज अ एनफोर्सर ऑफ द नेशनल विल, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट. इट विल कंटिन्यू टू स्टे. JNK से कभी आर्मी बाहर हो नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट. ऑन बॉर्डर्स एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल आर्मी हैज टू बी देयर. हिंटरलैंड से आप कम कर सकते हो, बट दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन. इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन. सो इट हैज नथिंग टू डू विद मिलिट्री. कैसे इन्फॉर्मर सर्किट कैसे बनाते हो आप? इन्फॉर्मर सर्किट इज बेसिकली सोर्स आर ग्रेडेड इनटू A, B and C. कैसे? लाइक टेल मी हाउ. लेट्स से आप गए वैली में डिप्लॉय हुए, अब आपको आपका सर्किट बनाना है इन्फॉर्मर्स का. In our case, हाँ, in your case, in our case we have a very limited, because पुलिस का इंट बहुत होता है. देखो सबसे ज़्यादा जो इंट है ना, लोगों की जो फटती है ना, वो पुलिस से फटती है. बिकॉज पुलिस सारी चार्ज डाल देती है. आर्मी से पहले फटती थी जब पुलिस नहीं थी, यानी पुलिस बिल्कुल डिफंक्ट हो गई थी. जैसे 2002 में हम जहाँ पर हमारी COB थी, वहाँ पर हम लोग काम करते थे. तो उधर ऊपर साला क्या हुआ कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ 2-3 हिंदू फैमिलीज रहती थी. वो माइग्रेट नहीं हुए, बोला हम नहीं जाएंगे. तो पुलिस पोस्ट उनके पास थी. पुलिस के ऊपर फायर आता था, पुलिस को हमने मिनी फ्लेयर दिया हुआ था. मिनी फ्लेयर इज ऐसे करके फाड़ोगे तो वो ऊपर उड़ता है, जैसे रॉकेट नहीं फटता, फिर वैसे वो लाइट हो जाती है. फिर ये वहाँ से फाड़ते थे, फिर हम यहाँ से SF वाले भागते थे इनको बचाने के लिए. तो ये तो पुलिस का हाल था. पुलिस बिल्कुल ख़त्म थी. यानी 3 भाई हैं, 2 मिलिटेंट हैं, एक पुलिस में है, वो उसकी खबर देता ही नहीं था. अब मैंने एक मिलिटेंट मारा था, वो एक मिलिटेंट था, एक आर्मी में था, एक पुलिस में था. अब वो उसकी कैसी खबर देंगे अपने मिलिटेंट भाई की? बहुत गदर था. यानी इट वाज टोटली. तो हमारा क्या है कि सबसे ज़्यादा तो इंट आजकल है ना, वो आती है पुलिस के पास. जैसे आई टोल्ड यू, SF, क्योंकि हमें, आई विल टेल यू हाउ वी ऑपरेट. सबसे ज़्यादा जहाँ हॉटबेड है वहाँ पर SF की टीम होगी. बटालियन तो आ नहीं सकती. एक टीम, फिर 20 बंदे, एक ट्रूप कहीं और होगा. पहले जब 2002-3 में जब मैं कमीशन होता, अगर 10 दिन हमें इस पहाड़ी पे मिलिटेंट नहीं मिले, बोला अगली पहाड़ी चढ़ जाओ. फिर हम उधर जाते थे, 3 उधर मारते थे, फिर उनको वापस करते थे. बोला अच्छा इधर आ गए. फिर हमारे यानी रक्सैक्स खुलते ही नहीं थे. हम एक जगह से मूव करते रहते थे. तो हमने JNK पूरा छान मारा था. सो दैट इज़ वाई जो नॉर्मल RR यूनिट जाती है, उनकी एक कंपनी होती है, ऑफिसर 2.5 साल का टेन्योर काटता है, वहाँ से ही वापस चले जाता है. फिर बोलता है कि मैंने पूरा JNK देख लिया. अबे JNK ऐसे नहीं देखते. JNK तुम्हें घाट से घूमना पड़ता है. हमको कभी कुलगाम में रख दिया, फिर शोपियां में रख दिया, फिर इमाम साहब में रख दिया, फिर पुलवामा में रख दिया, फिर हंदवारा में ले गए, फिर लोलाब में ले गए, फिर कुपवाड़ा में ले. 15 दिन इधर, 15 दिन उधर, 15 दिन उधर, जहाँ मिलिटेंट मिल के घुसा दो इनको. वी वर लाइक दैट. सो मैंने ऐसे करके बहुत लगभग छान मारा है JNK. ऑन फुट, ऑन रोड, बाय एयर तो खैर नहीं है, लेकिन ऑन फुट एंड बाय रोड. सो वी हैव सीन SF ऑपरेट्स लाइक दैट कि अच्छा 10 दिन में ही मिलिटेंट मिले, वो चढ़ा दो इस पहाड़ पे, फिर उस पहाड़ में हम चले गए, वहाँ पर खाना पहुँच जाएगा कहीं से, फिर हम ऑपरेशन करेंगे. वहाँ पर 2-3 मार दिए. फर्स्ट 7.5 years ऑफ माई सर्विस आई वॉज कंटिन्यूसली इन JNK. वॉलंटियर्ड. सिर्फ अपने बेसिक वायोस कोर्स करने के लिए गया. बाकी मैं 7.5 साल JNK में ही रहा यार. दिमाग का दही बन जाता है इंसान का. वही इन्वायरमेंट, हर 2 छुट्टी चले गए, वापस आ गए, चले गए, वापस आ गए. रोज इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ढूंढ रहे हो, मार रहे हो. ये बस यही सर्कल है लगातार. और कोई स्टाफ ड्यूटी नहीं है कि एडजुटेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, सेकंड इन कमांड बन गए. सिर्फ पहाड़ चढ़ना, मिलिटेंट मारना, इधर नहीं उधर नहीं. कारगिल से निकले, अपनी पेरेंट यूनिट के साथ गया जब मेरी पहली प्रोबेशन नहीं क्लियर हुई. कारगिल मिला, वहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर मेरी 17,000 पे पोस्ट थी. हम इधर थे, पाकिस्तान इधर था. उनके बर्तन गिरते थे हमारी पोस्ट पे, हम इधर से फायर करते थे, वो इधर से फायर करते थे. पूरी रात फॉक्स होल्स में बैठे हो. फॉक्स होल्स, वो ठंड में हाथ ऐसे लगते थे कि आज हाथ ही नहीं बचेंगे.
-50 डिग्री टेम्परेचर, यानी अगर एग रखा है 1 नवंबर से 31 मई तक का विंटर स्टॉक हो जाता था, ठीक है, यानी फ्रेश नहीं आएगा, दाल सब्जी फ्रेश कुछ नहीं दिखाई देगा, सब डिहाइड्रेटेड सामान है। तुम्हारा बेड चॉकलेट पे बना है, घी पे बना है, तुम्हारे पास 84 आइटम्स है, 10 टाइप की चॉकलेट है, तुम्हारा खाने का ही मन नहीं करेगा। इफ आई एम माई पोस्ट इट वॉज 17,000 फीट, इफ आई यूज्ड टू गो फॉर शिट इन द मॉर्निंग, तो मैं बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर लेकर जाता था और मैं उसके अंदर उंगली रखता था, बिफोर आई कैन वाइप माई एस ऑफ, वो फ्रीज हो जाए उससे पहले मेरे को अपना करना है, वो 30-35 सेकंड में हो जाता था। दैट इज द लाइफ आई हैव सीन। आइसोलेशन ब्लडी बैड, नो फैसिलिटीज, इट इज नॉट ब्लडी इजी मैन। एंड 3 महीने के बाद आपको छुट्टी गारंटेड है। आई स्टेड देयर, आई वॉलंटियर्ड टू स्टे देयर फॉर 7.5 months। द ब्रिगेड कमांडर एट कारगिल कॉल्ड मी, बोला भाई तू नीचे आ जा, नहीं तो, एंड लिटिल बिट ऑफ मेमोरी लॉस हैपेंस। हाउ डिड आई लूज माई हेयर? वो बर्फ का पानी पिघला कर, दिस हाइजीन इज ब्लडी बैड, यू आर कंज्यूमिंग, इट गिव्स यू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। जनरेटर अब तो कितने बड़े बड़े लगा दिए, अब तो फौज बहुत इंप्रूव हो गई है। 2.5 kVA का जनरेटर होता था, 56 porters were required to get it from 11,000 feet to 56 people lifted it for 2 kVA generator, इतना सा जनरेटर, 56 avalanches, crevasses, ये स्नो लेपर्ड ज्यादा दिखाई देते थे, जो आदमी दिखाई नहीं देते थे। एंड देयर वाज अ पोस्ट विच वाज क्लोज टू माई, विच वॉज वन ऑफ माई पोस्ट, ऐसे करके एक फिंगर जा रही है, नीचे पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, 3 स्पर छोड़ के इधर पाकिस्तान, नेरल करके जगह थी कारगिल में, वहाँ पर पाकिस्तान के वो SSG ने अटैक किया था, जो उनकी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जैसे हमारी SF है, उसने अटैक किया, 22 BSF के जवान ले गई, गर्दन काट के ले गए थे वो। सो दैट वाज अगेन ब्लडी। मैं एक दिन रात को घूमने गया, घूमने नहीं यानी मेरी पेट्रोल गुम हो गई, मैं ब्लिजर्ड में फंस गया, मेरा मुंह ही टेढ़ा हो गया 15 दिन के लिए, इतनी 160 किलोमीटर की हवा चल रही है यार, इट इज ब्लडी बैड मैन। डू यू थिंक सबको 1-2 साल कंपलसरी आर्मी में सर्व करना चाहिए, जैसे कुछ कंट्रीज में होता है ना? आई वुड से चेंज तो करती है आर्मी, इट विल मेक यू लाइक, इवन इफ आई हैव सीन सो मच ब्लड शेड और वायलेंस, कंपैशन जो आता है ना, रियल कंपैशन फॉर अ पर्सन, आई थिंक सो इट कम्स कि आप आर्मी में मिलता होगा वो। आप अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो, कुछ नहीं है वर्ल्ड में, देयर इज़ छोटा सा कहीं सेटलमेंट होगा, कोई कुछ नहीं है। शाम को जो दाल में तड़का लगेगा, तड़का क्या है, वो घर से वो थोड़ा घी डाल देगा, उसमें टमाटर डाल देगा लंगर की दाल में। दिस इज़ वॉट इंडियन आर्मी ईट्स। आप ऑफिसर हो, वो आपके लिए एक कटोरी अलग से ले आएगा कि साहब हमने आज ट्रूप में दाल तड़का बनाइए, मैगी की वो खीर बना देंगे, मैगी की खीर, यानी दीज आर थिंग्स, दीज आर, आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। बाय द टाइम यू सेंड हिज, पूरे उसका घर में सामान भेजोगे, आपको दोबारा इंट मिलेगी कि आपको फिर मिलिटेंट्स मारने। स्पेशल फोर्सेस आर स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस। दैट गाय हैज कम जस्ट 1 month प्रायर, अपनी शादी वादी करके आया, आपको तड़का खिला रहा है, आपका बड्डी है आपका, आप उसको देखते हो, एक ही स्लीपिंग बैग में सोए हो, सोवा जाते हो, 2 घंटे बाद ही इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड यू एज एन ऑफिसर, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको दोपहर को फिर टीम हेडक्वार्टर से खबर आएगी कि भाई उधर खबर है, चलो, आप उसका भी सामान भी पूरा यूनिट में नहीं वापस भेजा है, एंड यू आर आउट अगेन। दैट इज़ वॉट इट इज़। वो कंपैशन, वो जो हार्ट फेल्ट फीलिंग्स फौज में डेवलप होती है ना, वो नहीं डेवलप कर सकते आप कितने मर्जी आप लेटर्स या यानी बुक्स पढ़ लीजिए। पीपल आर कंसिडरेट, द टीटी व्हेन ही नोज कि यू हैव कम फ्रॉम ऑपरेशंस, तुम वैली में डिप्लॉयड हो, तो तुमको प्रायोरिटी देते हैं, ऑब्वियसली दे गिव। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द नेशन। जैसे मैं अपने घर में भी उतरता था, आई यूज्ड टू रिमेंबर, मेरे तो वही कुर्ता पजामा, पठानी सूट, इतनी दाढ़ी बाल वाल रख कर मैं ऐसे घूम, तो पुलिस पकड़ भी लेती थी, तो उनको मैं बताता था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो वो मेरे को अपनी जिप्सी में घर तक ड्रॉप करे। पीपल हैव आर्मी, यानी कि सिविलियंस, वॉट एवर आई हैव सीन, आर वेरी हेल्पफुल।
वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी पेट्रियाटिक। हमारा कॉन्वॉय जब हम वैली में डिप्लॉय होने जाते हैं, आप कहीं पर भी रुक जाओ, यानी लोग, खाना, कुछ आप कुछ भी मांगो, आई हैव नॉट सीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, एनी टाइम वेयर वी हैव डन आवर एक्सरसाइजेस, वेयर वी हैव डन आवर ऑपरेशंस, आई डोंट थिंक सो कि कभी सिविलियंस की तरफ से आर्मी इज़ अ रेवर्ड, यानी कि आर्मी का लेवल अलग है। बहुत बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। किड्स, हम भी छोटे होते सैल्यूट मारते थे, वो कॉन्वॉय निकलता था फौज का, हम भी खड़े जाते थे। आई रिमेंबर स्टिल। सो आर्मी हैज गॉट, सो दैट नेशन बिल्डिंग और जो पेट्रियाटिज्म आर्मी का जो कनेक्ट है ना विद द सिविलियंस, इट इज़ टू मच, इट इज़ टू मच, इट इज़ बियॉन्ड। और एज अ सोल्जर यू आर, आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आप जो रात दिन काम कर रहे हो, अगर आपको सिविलियंस का सपोर्ट नहीं है, आपको नेशन का सपोर्ट नहीं है, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, आपको अपनी आर्मी का सपोर्ट नहीं है, आपको अपने लोगों का सपोर्ट नहीं है, फिर ये आप नहीं कर सकते। इट इज़ बियॉन्ड। ये पे, अलाउंसेस, ऑब्वियसली वी हैव टू फीड आवर फैमिलीज, दीज आर things which monetary things do matter, but without the support nobody performs that kind of, when you come to know कि you are doing this thing, आपको national flag के लिए आप ये काम कर रहे हो, that feeling is totally, वो बहुत ही different है। आप normal civilian को भी डालोगे, आप उसके ऑफिस में कुछ मत करो, आप देखिए इंडिया का झंडा लगा दो, आपका 1 लीटर खून वैसे ही बढ़ जाएगा उसको हर रोज देख। True. नहीं, it is for anyone. Yes. यानी, and अगर उसका, even if he is young, old, new, जो भी women, आदमी, कुछ भी है, अगर उसका नहीं हो रहा है, so then there is seriously something wrong. Even they started playing national anthem, which is a very good thing in the theaters. Some people used to stand, some people don't used to stand. चलो, I would सबको खड़ा होते हुए देखा है, मैं देखा नहीं, लोग बैठते हैं। Generally, people have that feeling. Yeah. People have that national, I see that flag in Connaught Place in Delhi, that's a huge central में बना हुआ है. And now the government has done, I think so, there are so many Indian flags. हर एयरपोर्ट पे भी बाहर निकलते थे इंडियन फ्लैग होता है। It's beautiful. और वो जाते से ही वो 1 लीटर खून बढ़ा देता है। वो बढ़ा देता है। Like every time you look at an Indian flag, you see your tricolor, मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा इनविगरेटिंग और स्ट्रेंथ वाली कोई चीज है, especially when it's like held high और वो wind blow कर रही है, it's a scene, like it's the most scenic thing you can see in any city. It is you can compare it with anything. True. Patriotism brings, whether you are civilian, young, old, it unites people, and that is why देखा है उसको स्टेयर करते हुए। I've seen it everywhere. You know, ये 2 चीजें मैंने भी बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि जब भी आप एक फ्लैग देखते हो, डजंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हो, कौन सी सिटी से हो, कौन सी स्टेट से हो, कुछ मैटर नहीं करता। आप फ्लैग देखते हो एंड यू फील अनदर लेवल ऑफ लाइक दिस हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ क्या इंस्पिरेशन, इफ दैट्स लाइक लग रहा है। देयर पीपल कम एज टूरिस्ट्स, वी क्रॉस देम एंड I can see them that they are in awe of the army. You feel like यानी people are really बहुत supportive है। Civilians India में I have never seen, I don't think so कि दूसरी countries में भी national character बहुत है। हम तो यानी US में I've gone to Kazakhstan and African nations. Army की इज्जत हर जगह है। Army is revered like सब जगह ही highest standards हैं। People really love the soldiers. Rightly so. Thank you so much. Pleasure. It was pleasure having you here. बहुत सारी बातें हुई, मजा आया। Thanks for inviting me over, and I wish you and your team all the best. May you become the world's best podcast. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप फीडबैक दो और बताओ कि कहाँ हमने गलती की है, ताकि अगली बार जब इतना बड़ा स्टार आए तो उनसे हम और भी बेहतर पॉडकास्ट बनाएं और आपके लिए बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि 1 कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। जिसको भी इस एपिसोड से इंस्पिरेशन मिलेगी या उसकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा, उसके साथ ये एपिसोड शेयर करना मत भूलना। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.